अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अच्छी खबरें आ रही हैं असद उमर साहब की जानिब से कि मईशत ने अब अपनी सेहत को ख़ुद बेहतर करना शुरू कर दिया है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखते हैं क्या कहते हैं वो। रोज़नामा एक्सप्रेस, बहरान ख़त्म, अब 1.5 साल मईशत मुस्तहकम करेंगे असद उमर। मरीज़ ICU में था, जान बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करना पड़े। इस वक्त हुकूमत चलाने दिफा व तरक्की के लिए दरकार रेवेन्यू तो दूर की बात, कर्ज़ों का सूद अदा करने के लिए भी पैसे नहीं। हुकूमत इक़्तिसादी फ़ैसले नस्लों का मुस्तक़बिल मद्देनज़र रख कर कर रही है। सन 2022-23 में तरक्की बुलंद तरीन सतह पर होगी। इक़्तिसादी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद से शरह तबादला का पायदार निज़ाम कायम होगा। खिताब। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर, मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी और खुसूसी आइनी हुकूक खत्म। मोदी ने BJP के इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। 75 अहदाफ का ऐलान। कश्मीर में पंडितों को दोबारा आबाद करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी आग से मत खेलो। महबूबा मुफ्ती इक़दामात कश्मीरियों को आज़ादी का रास्ता मुहैया करेंगे। फ़ारूक अब्दुल्ला। हमज़ा शहबाज की 17 अप्रैल तक उबूरी ज़मानत मंजूर। अफ़गान तालिबान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से बराह रास्त राब्ता बेहतर नताइज देगा इमरान खान। जाली अकाउंट्स के जरदारी फरियाल पेश। 2 ख़वातीन वादा माफ़ गवाह बनने को तैयार। रोज़ाना जंग की खबरें देखते हैं। मईशत इंतहाई निगहदाश्त, यूनिट से इस्तेहकाम वार्ड मुंतकिल। एमनेस्टी स्कीम 15 अप्रैल से ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफिज टैक्स गोशवारे नए सिरे से जमा कराने की इजाज़त होगी। FBR को गिरफ्तारियों का इख्तियार देने की तजवीज़। MQM के 2 सीनियर रहनुमाओं की इमरान फारूक कत्ल का राज फाश करने की धमकी। चंद हफ्तों में हालात अच्छे, बेहतरीन नौकरियां आने वाली हैं। फैसल वाडा। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म। राम मंदिर की तामीर, कौम परस्ती, नेशनल सिक्योरिटी इलेक्शन के लिए मोदी का आखिरी कार्ड। तो उर्दू में अखबारात में तो ये सबसे बड़ी खबरें सामने हमारे। BJP vows to strip IOK of special rights. Tribune, economy out of the woods, says Umar. Modi to annul Kashmir's special status. Amnesty scheme from April 15. ये न्यूज़ की खबरें थी। और जॉन, in last round with IMF, Assad sees growth स्टेबिलिटी। उनका कहना ये था कि ये IMF के पास जब हम जाएं तो ये IMF के साथ पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। अल्लाह करे जनाब। हमारे साथ मौजूद इम्तियाज़ खान फारान साहब हमारे साथी और सदर हैं कराची प्रेस क्लब। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, असद उमर तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक हमें तंबी कर रहा था कि हम कहीं तो गालियाँ ना हो जाए। अल्लाह खैर करे। किसकी बात पे यकीन करें इम्तियाज़? इनकी बात माने, उनकी बात माने, या किसी की भी बात ना माने और जिस तरह हमारा अपना दिल चाहे उस तरह करें? बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कसौटी तो वही है कि आप जो अपने लिए सोचते हैं वो दूसरे के लिए सोचा जाए। शरई कसौटी भी यही है। तो अराउंड में आपके सारी सूरत हाल आपको साफ समझ में आ जाती है। देखिए, असद उमर या इनकी कबील के लोग जो हुक्मरान हैं इस वक्त, वो हमेशा बाहर को कोट करते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मुख्तलिफ इदारे कोट करते हैं। इसी हवाले से तो फिर हमें उनको आयतमाद समझना चाहिए वर्ल्ड बैंक जो कुछ कह रहा है। लेकिन उससे हट कर कि अगर असद उमर ये बात कर रहे हैं तो हमें तवज्जो देनी चाहिए कि काबिल एतमाद बातें कर रहे हैं, मगर ये बयानात उनको आज से 6 महीने पहले देने चाहिए थे, 7 महीने पहले देने चाहिए। तो वो वक्त गुजर गया। आपको याद होगा फिजा, हम इसी प्रोग्राम में बैठे थे, हमने और आपने गुफ्तगू की थी और मैंने इनके बड़े भाई को कोट किया था जो साबिक गवर्नर हैं सिंध के, मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब। उनका यही बात थी। कराची प्रेस क्लब आए हुए थे, एक बुक की लॉन्चिंग थी, थोड़ा टाइम मिला तो हम टेरेस पे बैठे हुए थे, तो हम कॉफ़ी वगैरह पीने, उन्होंने कहा कॉफ़ी पीऊँगा, तो कॉफ़ी पीने लगे हम। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, हमने कहा भाई ये मीडिया बड़े क्राइसिस में है तो इसका क्या हुआ? उन्होंने हवाला दिया ओबामा का, ओबामा के फर्स्ट जो उसका टर्म थी। उन्होंने कहा ओबामा जब फर्स्ट टर्म में आए तो उस वक्त अमेरिका की इकनॉमी बड़ा यानी कि सफ़र कर रही थी, बड़ा प्रॉब्लम का शिकार थी। उस वक्त ओबामा ने अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को बुलाया। उन्होंने कहा कि इसका आर्टिकल पूरा आया है, जो राइटअप एक आया है उसके मुताबिक
उसने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि वाकई सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन ये सारा मामला ट्रस्ट डेफिसिट का है। और बोले तो ये कैसे हल होगा? उसने बोला आप करेंगे हल। तो बोला कैसे होगा? उन्होंने बोला कॉन्फिडेंस चाहिए कौम को, कॉन्फिडेंस चाहिए इन्वेस्टर को, यानी कि डोमेस्टिक भी और अब्रॉड से जो भी इन्वेस्टर है उसको एक चाहिए ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट आप दे सकते हैं कैसे? एक स्पीच लिखी गई, एक बात वो की गई, एक प्लान बनाया गया, उन्होंने फिर अपनी स्पीच की, उन्होंने 3 ऑप्शन वगैरह भी बोला उसमें दिए कि हमारे पास कई एक ऑप्शन है और आप बिल्कुल, मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये सब सही हो जाएगा, मसला नहीं है कोई, आप करें। उसके बाद पता चला हफ्ते के अंदर अंदर सर्किल शुरू हो गया, क्योंकि जिसने मकान ख़रीदना था मकान ख़रीदने लगा, जिसने स्टॉक में पैसे लगाने थे स्टॉक, क्योंकि एक ट्रस्ट आ गया। इस हुकूमत के साथ सानिया ये हुआ जो कि इन्होंने खुद अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट किया कि इन्होंने आते ही अभी तक, शायद ये पहला बयान आया है हुकूमत के किसी शख्स का, फैसल वाउडा का और इनका असद उमर साहब का, अगर ये बात पहले से करते कि ना बहुत इकोनॉमी ख़राब है लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब हम आ गए हैं और हम इसको आगे लेके चलेंगे सर। अब इन्होंने अपनी नाहली, जो अपनी नाकिस पॉलिसियाँ हैं, जो कि पॉलिसी अभी तक सामने नहीं आई है, कि जो हुकूमत आते ही दूसरा मिनी बजट पेश कर दे और फिर मलाइन करने लगे दूसरों को और सिर्फ रोना धोना हो, तो उसके बाद कौन ट्रस्ट करेगा? अब इन्होंने जो ये पहले बयानात आए, अगर ये शुरू में ही ये सारी सूरत हाल रखते और ये सिर्फ अपनी नाकिस पॉलिसियों को, अपनी नाअहली को छुपाने की कोशिश करते हैं कि हम करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, लटका देंगे, किसी एक को लटका नहीं सके। ये सब जो है ना, ये फिजा आप भी देख रही हैं, 20-22 साल से मैं भी देख रहा हूँ। नवाज शरीफ के दौर में इससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के साथ गड़बड़ हुई थी और पीपी में ने तो शायद हाथ कम रखा था कि नवाज शरीफ के ऊपर उस तरह नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था, वरना ये दोनों का ये तो इससे ज़्यादा होते थे मामला। शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जस्टिस कय्यूम का फैसला आया, इससे ज़्यादा हुई। ये आसिफ जरदारी जो आज पेश हो रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सबसे पहला मुकदमा आई थिंक के ग़ुलाम इसाक़ उनके दौर में हुआ, फ़ारूक लगारी, और फिर उसके बाद ग़ुलाम इसाक़ खान जो इनके अपने लोग आए थे, फ़ारूक लगारी के दौर में उन्हीं का प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौर में हुआ। फिर बाद में एक इम्प्रेशन ये भी आता है कि जी नवाज शरीफ के दौर में आसिफ जरदारी पे कायम हुए। नवाज शरीफ से ज़्यादा ग़ुलाम इसाक़ खान जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, सरदार फ़ारूक लगारी जब आए पीपल्स पार्टी छोड़ के, उन्होंने बनाए। और इस कौम ने ये भी देखा था कि उसी आसिफ जरदारी से जो जेल से बेल आउट होकर आए थे, उसी ग़ुलाम इसाक़ खान ने जो सुरखेल थे, उन्होंने जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसके अंदर हल्फ लिया था और उसके बगैर उनकी गवर्नमेंट बन नहीं रही थी। और सिंध की हिस्ट्री ये है कि सिंध के पहले वज़ीर आला समेत, खोड़ो समेत, जो पाकिस्तान बनने के बाद 5 मुसलसल जो वज़ीर आला को निकाला गया था, करप्शन के चार्जेस लगा कर निकाला गया था, फिर उन्हीं अयूब खोड़ो को लेकर आए थे कि यही एक बंदा है जो अब मसाइल से निकाल सकता है। तो देखें, जब तक आप जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे इदारे इंक्लूड नेब, ये किसी पे कितने बड़े चार्जेस लगा लें, अब लोग उसके ऊपर उस तरह ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें पता है कि आगे क्या होगा। और ये सिर्फ बयानात, हम करप्ट को नहीं छोड़ेंगे, भाई कौन आपसे कह रहा है छोड़ दें? किसने कहा आपसे छोड़ दें? सारे भाई आपके दौर में तो अभी तक किसी को सज़ा नहीं हुई है, माजी में तो कितनों को सजा हो चुकी है, पहली बार जेल भुगत चुके ना, बिल्कुल 9 साल के 11 जब तो आप नहीं थे, जब तो दूसरे इदारे थे। तो असल में अच्छा है अगर इस तरह के स्टेटमेंट दें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम तो शायद हमें ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको सही सूरत हाल पता है और पता होती है, जो इकोनॉमिक ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी सारी सूरत हाल पता होती है। अगर IMF को आप बोल रहे हैं लास्ट टाइम, अल्लाह करे ऐसा हो, अब इतने पैसे मिलने के बावजूद सऊदी अरब से, UAE से, चाइना से और एक्स्ट्रा आपको मिलने के बाद भी अगर IMF की अभी ज़रूरत है तो IMF आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रहा है पैसे, वो तो आपको इंटरेस्ट के साथ देगा। और आप वो सारे काम कर चुके हैं कि गैस कहाँ पहुँचा हुआ है, अद्वियात कहाँ पहुँची हुई है, और फाइलर नॉन फाइलर के नाम पर आपने एक मेरे जैसे आदमी को शूदर डिक्लेयर कर दिया है कि तुम शूदर हो, तुम्हारा कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, तुम कोई जायदाद नहीं खरीद सकते, तुम कोई गाड़ी नहीं खरीद सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मौजूदा हुकूमत ने उसको शूदर डिक्लेयर कर दिया है कि उसका पाकिस्तान से, पाकिस्तान के माशरे से कोई ताल्लुक नहीं है।
जबकि आपको एमनेस्टी मुझे देनी चाहिए थी, एक आम आदमी को देनी चाहिए थी। आप एमनेस्टी उन्हीं को दे रहे हैं जिनके खिलाफ आप कंटेनर पर खड़े होते थे। आपकी ये देखें, ये इसलिए कह रहे हैं फिजा हम कि हुक्मरान ज़्यादा जिम्मेदार होता है। आप ये बात कहा करते थे हमने तो कभी हुक्मरानी नहीं की, हम पर क्यों? आपके साथ जो टीम है, आपके साथ 70% टीम वो है जो मुशर्रफ या किसी और हुकूमत का हिस्सा रही है। आपकी यानी बहन के ऊपर ये बात है कि उन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा उठाया। वो आए, जब क्वेश्चन हुआ उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे, उसको मान लिया गया, उसकी कोई JIT नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई किसी की। और इन फ्यूचर होगी, इन फ्यूचर होगी जब भी देखे, क्योंकि आपने जो मामले बनेगा, क्योंकि आपने वो रिवायत डाली। आप इन इदारों को आज़ाद छोड़ दें। अब जैसे एक खबर आप पढ़ रही थी कि 2 खवातीन वादा माफ गवाह, कौन होती है वादा माफ गवाह बनने? मुलजिम है वो, मुलजिम है। आपके पास तमाम तर इख्तियारात हैं, जिसके घर में चाहे घुस जाए आप, जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मिलेगा। तो फिर वादा माफ गवाह की क्या जरूरत है? आप साबित करें फिर आप। ठीक, अगर आप साबित नहीं करते तो आप अपनी नाइली तस्लीम करें, बोले जनाब हम वादा माफ गवाह लाएंगे और आपको पकड़वा देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रेक ले लेते हैं इम्तियाज, वापस आएंगे नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। एक ख़बर आज जो अखबारात में है वो उसकी संगीनी मेरे हिसाब से बहुत है, लेकिन वो ख़बर का साइज़ ज़रा कम ही है। मैं बात करना चाहूँगी और बाद में शायद चाहेंगे हम एक आध दिन के बाद कि उस पर तफसीली बात भी करें। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के 6ठे फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। वाक़िस के वक्त वज़ीर आज़म मौजूद थे, इमारत खाली कराई गई, तहकीकात की जाएंगी। यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने यह भी बात की कि आग का तयन ये इस तरह हो रहा है कि तीसरी मंजिल के बाथरूम से वो आग निकली। सवाल यह है कि तीसरी मंजिल पे लगी हुई आग 6ठी मंजिल तक कैसे पहुंची, बीच की मंजिलें महफूज कैसे रहीं? ये सारी बातें ज़रा मैं इम्तियाज़ से करूँगी। इम्तियाज़, दुनिया भर में जो इस तरह की बिल्डिंग्स की तो हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतनी नाक़िस डिज़ाइनिंग होगी कि वहाँ ना स्प्रिंकलर्स हैं, ना वहाँ पे आग बुझाने के लिए कोई अलार्म सिस्टम या मतलब तंबीह के लिए अलार्म सिस्टम होगा, आप मुझे नहीं पता। ना कहा जा रहा है कि अंदर जो फायर टेंडर मौजूद था उसके पास पानी था। ये वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं हम। देखिए फ़िज़ा, एक बड़ा मशहूर शेर है, अक्सर हम उसको पढ़ते हैं कि उलझाए पाँव यार का जुल्फ़े दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। बात यह है कि अब ये सवाल मैं और आप कर सकते हैं ना कि आया कौन सी फाइल जलाने के लिए ये आग लगाई गई, कौन सी ऐसी चीज़ थी, रिकॉर्ड आ गया था। ये तो हम क्या एज्यूम कर सकते हैं ना, हम तो बाहर बैठे हुए, जैसे आप एज्यूम करते थे। आप कहते थे जो पता लगा जी FTC की 6ठी मंजिल पे अगर आग लगी तो वो बेनामी अकाउंट वो जो डॉक्यूमेंट जलाने के लिए। फिजा, इस दौर में कंप्यूटर वो है, एक रिकॉर्ड 6 जगह रिकॉर्ड हो जाता है और वो आपके पास अवेलेबल है कि USB में अवेलेबल है। आपने ये इल्ज़ाम लगा दी जनाब ये इसलिए आग लगाई गई। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया वो भी शेमफुल, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि वो किस दुनिया में रह रहे हैं। भाई बड़ा लेटेस्ट हो, तो ये बात हम भी और आप कर सकते हैं कि वहाँ पे हो सकता है कोई ऐसी फाइल हो, कोई ऐसी इस आग की आड़ में लगाने की कोशिश कर दी हो। लेकिन इससे कतई नज़र, इस इल्ज़ाम तराशी से कतई नज़र पूरी दुनिया में आप क्वेश्चन हो रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट महफूज नहीं है। इसमें आप आए एंकी पेंकी करने के बजाय जो रियल पोजीशन है वो बताएं। देखिए यूसुफ बेग मिर्ज़ा आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी, क्योंकि उनका मीडिया से ताल्लुक़ है, इसलिए वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। उनकी वजाहत बनती ही नहीं थी। नहीं। जो कंट्रोलर है, जो ब्यूरोक्रेट है, जो वहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर है, इन तमाम का जवाबदेही है, उसकी बनती थी। यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब से क्यों कहलवा दिया गया ये बात? यानी या तो है ना, या फिर ये कि आप हमारे मोहतरम फवाद चौधरी साहब से ये बात होती, तो बात ये होती है कि ये हो सकता है कोई नेग्लिजेंस हो, इसमें हम कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन सेंसिटिव है ये। मेरा सवाल देखिए ना, आप कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट। आजकल तो आप अपने घर में जब बिजली का निजाम नया करवाते हैं तो उसमें तो ब्रेकर डाउन हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाता है। और आप जब किसी तो 3 स्टार होटल में भी आप जाएंगे ना, आप छुप के अगर आपने सिगरेट जला ली
इवन ये कि बाथरूम में भी जला ली तो अलार्म जो है ना बजने लगते हैं सारे, और आपका जो उनका सिस्टम है वो ऑन हो जाता है सारा घर, यानी 3 और 4 स्टार होटल में। तो आप इस तरह की बातें करके ये चीज़ सामने आ रही है तो इसको देखें कि आया ये क्या वजूहत थी, शॉर्ट सर्किट था या कोई बात कोई बाहर बताना चाहता था, बाहर से बता दिए कि आपके सिस्टम को बताना चाहता था कि जनाब ऐसा है। तो हम तो बहुत सारी एज्यूम करेंगे जब तक आप एक चीज़ नहीं आते। देखिए मिर्ज़ा साहब से वजाहत, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई आपने उनसे क्यों करवाया, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं वहाँ पर और जिम्मेदारान हैं जो सारी चीज़ों को देखते हैं, उनकी तरफ से वजाहत क्यों नहीं आई, ये पानी क्यों नहीं था, क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे हम खुदा न खासा में उसको नहीं, लेकिन चूँकि वो जैसे ख़ास तौर पे कराची में ऐसा है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि आप किसी को हेरिटेज डिक्लेयर कर दें, अब उसको नहीं करते, अचानक उस बिल्डिंग में आग लगती है, पूरी की पूरी इमारत गिर जाती है, फिर वहाँ पे बिल्डर एक बड़ी अच्छी सी इमारत खड़ी कर देता है, मार्केट सबके सामने सब बहुत सारी जगह है। अच्छा ये नहीं होता कि जनाब हेरिटेज गिर गया ना, उसकी पिक तो आपके पास मौजूद है ना, हम जी फिर वैसी बनाएंगे यहाँ पर, नहीं उस पर तवज्जो नहीं देते। और भाई हेरिटेज आपने डिक्लेयर कर दिया, अब ये फॉर एवर ऐसी रहेगा, आप बोले लगा दो भाई आग, लग गई गिर गई, अब जनाब उसी तरह बनाएंगे हम ताकि ये सिस्टम भी ख़त्म हो। तो पीएम सेक्रेटेरिएट भी तो लोग ये तो नहीं कि आप वहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी की जो बात हो रही है या XYZ, ये इसलिए ये बातें होंगी या मैं और आप कर रहे हैं कि आप यही बातें करते रहें बाहर। हाँ। पीएम सेक्रेटेरिएट मेरी सहाफ़ती लाइफ में मुझे याद नहीं है कि कभी पीएम सेक्रेटेरिएट में इस तरह का वाकया रिपोर्ट हुआ हो, अगर हुआ भी होगा तो रिपोर्ट कम से कम नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम आया। हाँ। फिर वहां पर भी बैठकर एक बात होने लगी, नहीं जी पहले स्टाफ को निकालो, हाँ। फिर मैं बाहर निकलूंगा। हाँ। यार इस पे भी आप सियासत कर रहे हैं, वो भी पता नहीं क्या, इस पे भी सियासत कर रहे हैं भाई, जिससे हमने देखा है पीएम सेक्रेटेरिएट पता नहीं कितनी दर्जनों दफा देखा है, और वहाँ एक फलोर पे हम कहीं ना कहीं किसी मामले में गए, ऐसा नहीं है कि कोई इतना गैर महफूज हो जाए कि ना वहाँ पे सब फंस जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, तो वहाँ पर भी आप शुरू हो गए। वहाँ पे जो आपकी टीम थी कहना आप ये जी उन्होंने कहा है कि सबको निकालो, स्टाफ हज़ारों की तादाद में होता है भाई स्टाफ, आपने कहा मैं तो ये कहूँगा फिज़ा कि अभी हमें अपोजिशन को चाहिए क्वेश्चन रेज करें कौमी असम्बली में कि ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में कितने अखराजात हुए 7 महीने में। आपको माजी से ज़्यादा मिलेंगे, बिस्किट खाने के बावजूद, बिस्किट और चाय के बावजूद आपको ज़्यादा मिलेंगे। सही कह रहे। तो ये सारी चीज़ नहीं होती, अभी वही हज़ारों की तादाद में स्टाफ है, वही सारे के सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये होने चाहिए। हम नहीं करेंगे। एक और सवाल मैं करूंगी, अभी जरा कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिजा। वालेकुम अस्सलाम। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। जी 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 कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मिसेस परवीन, आप बताइए। अच्छा मैंने बात है ना 2 बातें कर दी हैं। एक बात तो मैंने ये करनी है, जो आग लगाने का शोशा है ना जी, कि सिर्फ पॉपुलर होने के लिए शरारत की गई है, ठीक है, और ये पीटीआई की अपनी शरारत है कि ताकि दुनिया में नाम मशहूर हो जाए। अच्छा। खतरा है खतरा है खतरा है। ठीक है ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्या नाम है, हुकूमत है, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, नैब है, इनकी कहानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जरदारी, फरियाल तालपुर, इनसे शुरू होती, यही ठीक है जी। इसलिए लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये शरारतें करते हैं कि भाई लोग अगर ये बाहर आजाद हो गए ना, अगर ये आजाद हो गए तो इमरान खान की हुकूमत खत्म, भेजो और ये करो। खुद तो एक स्कूल तक नहीं बना सके, बदनाम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये शरारत इदारों की नहीं है, ये शरारत शायद थोड़ी बहुत मीडिया की हो सकती है। खैर इस पे बात ज़रूर करते हैं। कहा गया अच्छा वहाँ पे फिर नेवी की वो भी पहुँच गई, फायर ब्रिगेड्स और शहरी जो महकमा है उसकी भी फायर ब्रिगेड, सारे ज़माने की फायर ब्रिगेड्स पहुँच गई, लेकिन कहा जा रहा था कि जो पानी है वो 6ठी मंजिल तक पहुँचाया नहीं जा सक रहा। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे सारी दुनिया की एम्बेसीज़ हैं, आलमी इदारों के दफातर मौजूद हैं, सब कुछ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आपको हाई राइज बिल्डिंग बनानी ही नहीं चाहिए। जब आपके पास आग से लड़ने का इंतजाम मौजूद नहीं है तो पाबंदी लगाएं, फिर 4 और 5 मंजिल से ऊपर आपको बिल्डिंग ही नहीं बनानी चाहिए। जबकि इमरान खान साहब का विजन ये है कि हाई राइज होने चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि आपको ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन वो जो आपने बात की कि बंदोबस्त, देखें अब इसका एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है, ये माजी की हुकूमतों की नाअहली है कि उन्होंने इस्लामाबाद जैसे शहर में 8 महीने आपको भी हो गए, ठीक है,
आप देखें शहरयार आफरीदी बहुत ईमानदार हैं, सब होंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। आपने ये बता दिया कि आइस कैसे बिक रही है, तो किस किस से अवेलेबल है, 70% कह रहे हैं जी। अरे ठीक है, हमारे बच्चे बच्चियों पे आपने इल्जाम लगा दिया कि वो बच्चे बच्चियां का, और आपने पूरा ट्रैफिक बता दिया कि कैंटीन से मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ। तो ये मैं पब्लिसिटी समझूं या कंट्रोल अथॉरिटी समझूं? और फिर बाद में उनका भतीजा या भांजा पकड़ा जाता है इनका, वही ना। तो आप अब ये भी बोल देंगे कि जनाब ये माजी की पीपल्स पार्टी और नून की नाअहली है कि उसने ऐसा बंदोबस्त नहीं किया कि छठी मंजिल तक पानी जा सके। तो ये तो ऑटोमेटिक होता है हर बिल्डिंग में, हर, अगर नहीं है तो इसकी आप इंतजाम करें ना, इंतजाम भी करें, भी बताएं कि जनाब ये इस तरह नहीं हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेज एजाज बोल रही हूँ। फरमाइए। हाँ जी, बस मैंने एक ही बात करनी थी कि ये जो जंग का शोशा छोड़ा हुआ है मोदी ने, तो हकीकत ये है कि ये दो हुकूमतों को बेनिफिशरी है, मतलब दोनों को ही फायदा है। मैं हकीकत बताऊं आपको, ये मोदी तो या तो वो चाहता है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए या उसके हक में होंगे, जो कि होगा नहीं, और हमारी हुकूमत के लिए तो ज्यादा फायदेमंद है। मैं आपको हकीकत ये भी बता दूं, इनकी सारी नालायकियां, इनकी सारी जितने भी काम है वो छुप जाएंगे इस जंग के पीछे, अगर हो गई तो। अल्लाह रहम करे हम पे। अब अवाम को सोचना है कि वो क्या करना है, खुदा के वास्ते। अवाम जलसे जुलूस ना निकाले, लेकिन अपनी राय दे, कोई बात करे। यहाँ अवाम का जो है ना घुटन हबस हुई भी है, हर चीज की, महंगाई की, सिक्योरिटी की, जान और माल में हबस ज्यादा एक माहौल बना हुआ। अल्लाह खैर करे, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। अवाम को भी जरा अब अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सवाल जवाब जरूर करें भाई, ये कह रही। देखिए फ़िज़ा, ये जो हमारी बहन ने एक बात की है उस पर मैं ज़ाती राय में इंतहाई माज़रत के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो एक रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं नहीं बनती थी। इस बारे में मैं चैलेंज वाली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने सहाफ़ती तजर्बे से कहता हूं कि ये किसी से भी मालूम कर लें, नहीं बनती थी। ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ बाखबर ज़राए से जिसको चाहे करप्ट बना दें, जिसको चाहे दहशतगर्द बना दें, जिसको चाहे जो जी बाखबर ज़राए से इत्तला मिली थी ABCD के खिलाफ ये था, फरहान के खिलाफ ये था। आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त निकली कि आपने 16 से 20 अप्रैल भी तय कर दिया, और आपको वो इजलास के अंदर की खबर मिल गई कि मोदी ने क्या। मैं ज़ाती तौर पर इसमें इंतहाई माज़रत के साथ ये कहने पर मजबूर हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूदा हुकूमत नरेंद्र मोदी की कंपेन चला रही है कि वो किसी जो हमारी बहन कह रही थी कि कामयाब हो। बिल्कुल आपने हर वो बात की जो नरेंद्र मोदी के फ़ायदे में जाती है। अब उसको एग्रेशन की आपने बात की, तो हर कौम, मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे जो हसन ने काम किया है वो मेरे जितने जो मेरा नोमान, मेरा हसन पायलट जो है वो, ये मैं आज फ़ख्र करता हूँ ना अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स पे। तो ये क्या हिंदुस्तान के लोग फ़ख्र नहीं करेंगे कि जनाब उनके लोग तो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, करें? तो उसकी आप पूरी उठा लें प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर ये सिर्फ जस्ट एक ट्वीट की थी, जो मौजूदा हुकूमत ट्वीट पे चल रही है, एक ट्वीट काफ़ी था कि जनाब हमें खतरनाक इतलात मिल रही है, एक ख़त काफ़ी था जो अक़वाम मुत्तहिदा और जो कौमी सलामती कौंसिल को लिखा गया, और वो आप लीक कर देते हम मीडिया के जरिए। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनती थी। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए, कामयाबी के लिए, यहाँ पर पाकिस्तान में हमारी हुकूमत जाने अनजाने में, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल जाने अनजाने में, क्योंकि आप हर वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के फायदे में जा रही है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुजाता जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, फरमाइए। तो मैं ये बात करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये हमजा शाहबाज साहब, कल मैंने देखा है ना, खबरें मैं देखती हूँ कि इसके करोड़ रुपए पे जमानत हो गए। देखो, एक अगर गरीब जाएंगे जेल में या इधर उधर कोई लेने पकड़ने जाते, उसका कोई वसीला नहीं होता ना, वो 1 लाख भी नहीं देता ना, 1000 भी नहीं दे सकता है ना। सही है। जब तक हमारे अदालतें, जब तक हमारे कानून सख्त नहीं होते, ये इसी तरह करते रहेंगे। देख ले, ये 10 साल के बाद भी इसी तरह, ये बादशाही की तरह इस तरह गुजारा कर लेते हैं। गरीब उसी तरह, बिल्कुल महंगाई गरीबों के ऊपर आते है, इनके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता ना। गरीब के इनको कोई, इनके ऊपर जिस तरह चीजें महंगे होते हैं इनको कोई असर नहीं पड़ता। इनके पास तो आपको पता है कितने पैसे होता है, इनके बच्चे बाहर होते हैं, इनके इलाज बाहर होता है। सही है जी, ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि सारी लड़ाई जो है वो जिसके पास है और जिसके पास नहीं है उसके दरमियान है। खैर, अभी जो हमारे भाई इम्तियाज़ ने और कॉलर्स भी कह रहे थे, उसमें अच्छी खबर तो ये कि करतारपुर राहदारी भारत 16 अप्रैल को मुज़ाकरात पर आमादा, टेक्निकल माहिरीन शरीक होंगे दफ्तर ख़ारजा। तो जनाब कम अज़ कम 16 को तो कोई ख़तरा लग नहीं रहा है। अगर 15 को
भारत की तरफ से कोई दूसरी बात नहीं आती, बिल्कुल प्रोग्राम खत्म तो ये बहुत काम बहुत अच्छा है करतारपुर राहदारी का। और इस तरह पाकिस्तान में बहुत टंडवाला यार में हमारे बहुत बड़ा एक मंदिर है, ठीक है। साधु बेला हमारे सक्खर में बहुत बड़ा मंदिर है, और कराची में भी अगर आप आएंगे नेटी जेटी के पुल के पास, और शिव मंदिर भी है हमारे क्लिफ्टन में। ये हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बड़ी अहम है, हमें ये भी खोल देने चाहिए कि आए भाई ज़ियारतें करके जाएं। और हमें हिंदुस्तान को चाहिए कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे अगर मैं जाना चाहता हूँ या कोई भी जाना चाहता है, हाजी अली की दरगाह पे जाना चाहते हैं तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, टाइम निकाला। नाजरीन आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।